बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूं। कक्षा 12वीं हिंदी। अभी जो कल परसों आपकी जो परीक्षा है उसके लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें वह सभी प्रश्न मैंने रखे हुए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आप पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो बच्चों आप काफ़ी बेहतर कक्षा 12वीं के काफ़ी बेहतर क्वेश्चन आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत ही काम आएंगे। मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए। जिन बच्चों की हिंदी की तैयारी नहीं है वो इस वीडियो देख करके काफ़ी अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। बस इसको देख लीजिए आप लोग। कम से कम 50 नंबर का जो है मैं आपको क्लियर कराऊंगा इसके अंतर्गत। पूरा वीडियो में आपको अंत तक देखिएगा, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा किस प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में मिलेंगे। पूरे ग्रामर के भी क्वेश्चन बताऊंगा और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं। तो बच्चों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही एग्जाम में काम आने वाले हैं। सभी छात्र इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलो, ज़्यादा समय खराब बिल्कुल नहीं करूंगा आपको बच्चों। इस वीडियो की मैं शुरुआत कर लेता हूं और स्पीड बिल्कुल फास्ट चलेगी। स्पीड फास्ट इसलिए चलेगी क्योंकि समय बहुत कम है। मैं सोचकर ही वीडियो बना रहा हूं कि बच्चे जल्द से जल्द उस वीडियो को पूरा देख पाएं और पूरे जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीटली कर पाएंगे। देखिए, इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, जिससे सभी जो बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनका भला हो सके। ठीक है बच्चों, देखिए इस वीडियो को। तो बच्चों, ये रहा आपका सबसे पहला प्रश्न, आत्मकथा किसे कहते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी प्रकार से समझिएगा। इस विधा में रचनाकार, दृष्टांत एवं भोक्ता दोनों बना रहता है। मानव जीवन में अटूट आस्था का होना आत्मकथा का प्रमुख तत्व है। ध्यान रखना, अटूट आस्था का होना जीवन में, मानव के जीवन में आपका अटूट आस्था जो होती है ना, वो देश काल और वातावरण का ज्ञान आत्मकथा में आवश्यक है। साथ ही मूल घटना का कोई पक्ष अस्पष्ट नहीं रहे, क्योंकि घटना सूत्र कहीं तो प्रधान रूप धारण करते हैं और कहीं गौण कहलाता है। इस विधा में लेखक के कई अज्ञात और आपके गोपन पहलू प्रकट होते हैं। बच्चों, इसकी डेफिनेशन आपको आत्मकथा की कई जगह और भी आपको सरल भाषा में मिल जाएगी, इसलिए वहां से भी आप लोग देख लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है कि आत्मकथा किसे कहते हैं। आगे मैं बात करूंगा आपका आत्मकथा उनके लेखकों के नाम और भयंकर आपकी जो आत्मकथा है, देखिए उनके नाम जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं बात करूंगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो प्रमुख आत्मकथा लेखक हैं, जिनकी कुछ आप बीती कुछ जग बीती इंपोर्टेंट रचना है, विशेषकर याद रखिएगा। दूसरी है राहुल सांकृत्यायन, इनकी मेरी जीवन यात्रा, इनकी ये रचना है। वियोगी हरि, इनकी है मेरा जीवन प्रभाय। गुलाब राय की है मेरी असफलताएं, और आपका महात्मा गांधी की जो है सत्य के प्रयोग। हरबंस राय बच्चन की है बच्चों, देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, विशेष याद रखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, और बसेरे से दूर नीड़ का निर्माण। फिर इतना आप लोग इसका याद रखिएगा। हरिवंश राय जो बच्चन जी हैं, इनकी आपकी ये रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। कई बार पूछा गया है, आपको मालूम भी होगा। पांडे वेचैन शर्मा उग्र, इनकी जो रचना है वो है अपनी खबर, याद रखिएगा। और एपीजे अब्दुल कलाम है, इनकी जो आत्मकथा है वो है आपकी अग्नि की उड़ान। तो आपने देखा बच्चों, ये प्रमुख आत्मकथा है और इनके जो लेखक है वो अच्छी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिएगा इसका, जिससे आप लोग इसको याद कर सकें। अब आगे बात करूं मैं, हरबंस राय बच्चन के कितने भागों में बांटा गया है। इनको हरबंस राय जो बच्चन को कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। क्या भूलूं क्या याद करूं और बसेरे से दूर और नीड का निर्माण। फिर ये 2 आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं, 2 रचनाएं हैं आपकी। प्रथम आत्मकथा का नाम बताइए। तो प्रथम जो आत्मकथा है सबको पता है, अर्धकथा नायक, जो कि आपकी बनारी दास जैन की है। ध्यान रखना, ये आपकी अर्धकथा नाक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आत्मकथा और जीवनी में अंतर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या होता है, इसको आप लोग अच्छी प्रकार से देखेंगे तो आपको समझने में आ जाएगा। देखिए बच्चों, क्या होता है आत्मकथा और जीवनी में अंतर। लेखक जीवन की संपूर्ण घटनाओं को स्वयं आत्मकथा में लिखता है, मतलब ये खुद के बारे में लिखता है। जबकि जीवनी जो होता है ये दूसरे के द्वारा लिखा गया वर्णन होता है। ये किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी के बारे में लिखी गई घटना होती है, उसका जो वर्णन करता है वो जीवनी होता है। आत्मकथा जीवन वृत्त इतिहास है। ध्यान रखना, आत्मकथा जीवन का वृत्त इतिहास है, जबकि जीवनी भी मानव का जीवनी का वृत्त और इतिहास है। ध्यान रखना, आत्मकथा विस्तृत होती है, जबकि जीवनी आत्मकथा एक अंश मात्र होता है। जीवनी आत्मकथा का एक छोटा सा अंश होता है। आत्मकथा जीवित रहकर लिखी जाती है, जबकि जीवनी मरण उपरांत लिखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि आत्मकथा जो होती है वो खुद व्यक्ति लिखता है, तो जीवित रहकर ही लिख पाएगा, लेकिन जो जीवनी होती है जब व्यक्ति मर जाता है तो उसका वो खुद लिख सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है।
पांचवा है अर्ध कथानक कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जबकि कलम का सिपाही आपका क्या है, एक जीवनी का नाम है। तो बच्चों आपने देखा ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आत्मकथा और जीवनी में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। ये क्वेश्चन आप एग्जाम में बन सकता है, जरूर याद रखें आप लोग। आगे मैं बात करूंगा बच्चों रेखा चित्र की। रेखा चित्र किसे कहते हैं, अच्छी प्रकार से समझिएगा, बहुत बढ़िया आपके क्वेश्चन इसमें बनेंगे। देखिए रेखा चित्र क्या होता है बच्चों, रेखा चित्र अंग्रेजी का स्केच, स्केच शब्द है जिसका अर्थ है शब्द चित्र। जब हम किसी घटना, व्यक्ति या वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि आंखों के सामने चित्र उपस्थित हो जाता है, उसे हम लोग रेखा चित्र कहते हैं। सीधी सी बात में अगर हम लोग समझें तो कोई घटना, व्यक्ति, वस्तु का शब्दों के माध्यम से ऐसा कलात्मक वर्णन करते हैं कि आंखों के सामने ऐसा महसूस होता है कि उसका चित्र उपस्थित हो जाता है, उसे हमने नाम क्या दे दिया, रेखा चित्र, ठीक है। अब इसके शब्द से बना है रेखा चित्र, इसके शब्द से बना है, ओटी पे बन सकता है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। प्रथम रेखा चित्र कौन सा है, ध्यान रखना, बोलती प्रतिमा, जो कि श्री राम शर्मा जी का है। रेखा चित्र व संस्मरण सम्राट कौन है, तो ध्यान रखना रेखा चित्र व संस्मरण सम्राट है महादेवी वर्मा। रेखा चित्र के विश्व पितामह किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना रेखा चित्र के पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी जी को विश्व पितामह कहा जाता है। आगे अगर हम संस्मरण की बात करेंगे बच्चों, संस्मरण क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। संस्मरण देख लीजिए आप लोग, संस्मरण को संस्मरण किसे कहते हैं, तो संस्मरण का तात्पर्य है सम्यक स्मरण। ध्यान रखना सम्यक स्मरण, अर्थात जब लेखक अनुभूत की गई घटनाओं का अथवा किसी व्यक्ति या वस्तु का मार्मिक वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है तो भाई क्या कहलाता है, संस्मरण कहलाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, प्रथम संस्मरण का नाम है अकबर इलाहाबादी, अकबर इलाहाबादी, जो कि पद्म सिंह शर्मा जी का है। संस्मरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ध्यान रखना संस्मरण को इंग्लिश में मेमोरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेमोरी। रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए रेखा चित्र में तटस्थता का भाव होता है, जबकि रेखा जो आपका रेखा संस्मरण में तटस्थता का भाव नहीं होता है, ठीक है। रेखा, ये काट दीजिए, लाइन नहीं है इसमें, ध्यान रखना। रेखा चित्र जो होता है ना, इसमें तटस्थता का भाव होता है, जबकि संस्मरण में तटस्थता का भाव नहीं होता है। रेखा चित्र में संस्मरण से मिलती जुलती विधा नहीं है, जबकि रेखा चित्र से मिलती जुलती विधा है, ठीक है ना। संस्मरण रेखा चित्र से मिलती जुलती एक विधा है। रेखा चित्र विषय प्रधान होता है, जबकि संस्मरण व्यक्ति प्रधान होता है। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों, चौथा, रेखा चित्र के विविध विषय हो सकते हैं, जबकि संस्मरण किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर लिखा जाता है। जैसे हम लोग बात करें एक कुत्ता एक मैना, ठीक है ना, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो बच्चों आप देख सकते हो रेखा चित्र और संस्मरण में जो अंतर है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, चाहे आपने जीवनी आत्मकथा में हो, चाहे वो रेखा चित्र और संस्मरण में हो, या आपका इससे पहले आपने जो देखा वो आपका डेफिनेशन आत्मकथा जो था वेरी इंपॉर्टेंट था। यात्रा वृत्तांत के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। यात्रा वृत्तांत क्या होता है बच्चों, यात्रा साहित्य में व्यक्तियों या समस्याओं के अंकन के स्थान पर देश प्रदेश का आंचलिक इतिवृत्त होता है, और यात्रा साहित्य के लेखक को यात्रा स्थल के प्रति सजग, सहानुभूतिपूर्ण, वहाँ के सांस्कृतिक रीतियों रिवायों तथा इतिहास का ज्ञाता भी होना चाहिए। तो यात्रा वृत्तांत आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ यात्राओं का द्वारा मनोरंजन के साथ साथ युगीन समस्याओं को भी उठाया गया है, कहीं कहीं इनमें साहित्य का कम भुगतान एवं धन प्रदानता अधिक होती है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये देख लीजिए आप लोग। यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप लोग। पहली विशेषता है कि यात्रा वृत्तांत लिखते समय दोनों स्थानों का वर्णन होना चाहिए, जहां से यात्रा की गई हो और जहां तक यात्रा की गई हो, पहली जो विशेषता है। दूसरी है कोई प्रकृति स्थल होना चाहिए, जी हाँ कोई प्रकृति स्थल वहाँ पर होना चाहिए, प्राकृतिक स्थल हम लोग कह सकते हैं जो यात्रा कर रहे हैं वहाँ की। ऐतिहासिक महत्व को उजागर करना चाहिए, जी हाँ जो भी इंपॉर्टेंट आपका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो उसको क्या करना चाहिए, उजागर करना चाहिए, उजागर, ठीक है ना। इसके बाद शैलियों का ध्यान भी रखना चाहिए, किसका, शैलियों का। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद रख लेना आप लोग, यात्रा वृत्तांत की विशेषताएं, ठीक है ना। जैसे ओटी भी देख सकते हैं, प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा था, तो प्रथम यात्रा वृत्तांत था हरिद्वार वैजनाथ, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था।
घुमक्कड़ शास्त्र की रचना किसने की? तो राहुल साकृत्यायन ने घुमक्कड़ शास्त्र की रचना की थी। नर्मदा में सबसे ज्यादा यात्रा वृत्तांत किसने लिखे? वह नर्मदा के बेटे कौन है? तो ध्यान रखना अमृतलाल बेगड़, जो कि आपके नर्मदा के बेटे के नाम से इनको जाना जाता है। रिपोर्ट के बारे में बता देता हूं बच्चों, रिपोर्ट से भी क्वेश्चन बनता है। जितने भी मैं टॉपिक बता रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बता रहा हूं बच्चों, याद रखना है इनको। रिपोर्ट देख लीजिए बच्चों, रिपोर्ट किसे कहते हैं? हाल ही में देखी गई घटना को जब लेखक अपने शब्दों के द्वारा समाचार पत्र में प्रसारित करता है तो उसे रिपोर्टाज कहते हैं। ध्यान रखना रिपोर्टाज क्या होता है? जैसे कोई घटना हाल ही हुई है, हार्डली घटना हुई और उसको शब्दों में कोई लेखक लिखता है, वो भी समाचार पत्र में प्रसारित करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिपोर्टाज के नाम से जाना जाता है। विशेष याद रखना रिपोर्टाज क्या होता है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? ध्यान रखना ये फ्रेंच भाषा यानी फ्रांस से लिया गया ये शब्द है। रिपोर्टाज में अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ध्यान रखना रिपोर्टाज को इंग्लिश में रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और बच्चों प्रथम रिपोर्टाज का नाम बताइए, तो ध्यान रखना समाचार और विचार यानी सिद्धांत सिंह चौहान के द्वारा पहला रिपोर्टाज लिखा गया था, हंस पत्रिका में इसको छापा गया था, नाम है समाचार और विचार। ठीक है, अब भेंट वार्ता की बात कर लेते हैं बच्चों, जिसको हम लोग साक्षात्कार इंटरव्यू के नाम से जानते हैं, इसको भेंट वार्ता के नाम से जानते हैं, जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है। तो भेंट वार्ता क्या होता है या साक्षात्कार क्या होता है? सब लोग इसको अच्छी प्रकार से जानते होंगे, देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से पहले में ही निर्धारित किसी विशिष्ट विषय पर कुछ प्रश्न किए जाते हैं और प्राप्त उत्तरों को लिपिबद्ध रूप में प्रस्तुत करना भेंट वार्ता या इंटरव्यू या साक्षात्कार कहलाता है। यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखी जाती है और नाटकीयता इसका आवश्यक अंग होता है। ध्यान रखें इसको विशेषकर। भेंट वार्ता की विशेषताएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। भेंट वार्ता की क्या विशेषताएं होती है देख लीजिए आप लोग। भेंट वार्ता की जो विशेषताएं हैं वो आपको जरूर याद रखना है। भेंट वार्ता की विशेषताएं हैं, पहली तो विशेषताएं बच्चों ये है कि भेंट वार्ता प्रश्नोत्तर शैली से लिखी जाती है और भेंट वार्ता का आवश्यक अंग होता है नाटकीयता। हिंदी में वास्तविक तथा काल्पनिक दोनों प्रकार की भेंट वार्ता होती है, वास्तविक भी होती हैं और काल्पनिक भी होती हैं। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं बच्चों, साक्षात्कार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब लोग जानते हैं, जो साक्षात्कार या भेंट वार्ता होता है इसे इंग्लिश में इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। प्रथम साक्षात्कार कौन सा था? तो बच्चों प्रथम साक्षात्कार था संगीत की धुन, जिसको पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के महान साधक पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर से लिया गया था। ये जरूर थोड़ा सा याद रखना। आगे मैं लघु कथा बात करूंगा बच्चों। लघु कथा क्या होता है? नवीन विधा के नाम से इस बीच को जाना जाता है, लघु कथा या नवीन विधा। देखो लघु कथा क्या होता है बच्चों, आज के दौर में लोगों के पास समय नहीं है, इसलिए साहित्य हमें लघु कथा देता है। ये लघु कथाएं छोटी होने के बावजूद भी अपने आप में बड़ी होती हैं। लोग इनसे कम समय में ज्ञान पिपासा का शांत कर लेते हैं, अपनी ज्ञान की जिज्ञासा को पूर्ण कर लेते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? लघु कथा के नाम से जाने जाते हैं। और प्रथम लघु कथा थी कौन सी बच्चों? पंचतंत्र। प्रथम लघु कथा कौन सी थी? पंचतंत्र। उसके लेखक थे विष्णु शर्मा। हिंदी की प्रथम लघु कथा का नाम बताइए, तो विमाता एक अद्भुत कवि हैं श्री शिव पूजन सहाय, सौतली माता। विमाता का मतलब क्या है? सौतली माता। ठीक है, तो बच्चों आपने देखा। अब पत्र साहित्य को भी देख लीजिए आप लोग। पत्र साहित्य में वेरी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं? पत्र साहित्य किसे कहते हैं बच्चों? कलात्मक पत्र ऐसी साहित्यिक विधा है जिसके द्वारा लेखक की भिन्न भिन्न साहित्यिक तथा सांस्कृतिक भाग दशाओं, उनकी रुचियों अरुचियों, उसके सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों आदि का आश्चर्यजनक परिज्ञान होता है। संक्षिप्तता और इकतता के कारण स्वयंपूर्ण होते हैं। इनमें कलाकार के निजी रहस्यों का उद्घाटन आमचरित से अधिक होता है। इसे हम लोग पत्र साहित्य के नाम से जाने जाते हैं। और कुछ पत्रों के नाम भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे पिता के पत्र पुत्री के नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखे थे। गांधी के पुत्र अपने पुत्र के नाम। गांधी के पत्र अपने पुत्र के नाम। गांधी जी ने जेल में रहकर अपने पुत्र मणिराम के नाम ये आपका पत्र लिखा था। बड़े पुत्र थे मणिराम, ध्यान रखना, गांधी जी के। अंतिम संदेश राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को देशवासियों को लिखा था। ध्यान रखना, राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ को व देशवासियों को ये पत्र लिखा था, अंतिम संदेश। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने, ध्यान रखें। गद्य काव्य देख लीजिए। गद्य काव्य क्या होता है? गद्य काव्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, गद्य काव्य किसे कहते हैं? तो गद्य काव्य का मतलब क्या होता है? गद्य काव्य और गद्य और पद्य के बीच की एक विधा है। गद्य काव्य गद्य और पद्य बीच की क्या है? एक विधा है, ध्यान रखना आप लोग। और इसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसका गद्य सामान्य गद्य से अधिक सरस, भावात्मक एवं अलंकृत होता है। यह संवेदना अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक उसे पढ़कर रसमय हो जाता है। इनमें विचारों की अपेक्षा भावों की प्रधानता ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, गद्य काव्य क्या होता है? अच्छी प्रकार से इसको समझ लिया होगा आपने।
गद्य काव्य के सम्राट कौन है, देख लीजिए बच्चों। गद्य काव्य के जो सम्राट है रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर, इनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। विशेष याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा गद्य काव्य लिखा है, तो याद रखना गीतांजलि नामक रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये गद्य काव्य लिखा है। गुरुदेव के कौन सी रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ध्यान रखना गुरुदेव यानी आपका गीतांजलि के लिए गुरुदेव को क्या मिला था, ध्यान रखें नोबेल पुरस्कार से इसको मतलब उनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि रचना के लिए, ठीक है ना। ये ध्यान रखना गद्य काव्य के लिए, सॉरी, ठीक है ना। गीतांजलि क्या है, गद्य काव्य किसका है, रविंद्रनाथ ठाकुर का, ठीक है। चलिए डायरी की बात कर लेते हैं। डायरी बच्चों किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं, जो कि सभी क्वेश्चन मैं आपको इसको बताते जा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़ लीजिए, बहुत ही काम आने वाले हैं। जितना बड़ा वीडियो है पूरा वीडियो आप लोग देख लोगे ना बच्चों, तो समझ लीजिए आपका जो 50 नंबर है, 80 नंबर का 50 नंबर तक मैं आपको क्लियर करवा देता हूं। देख लीजिए आप लोग, और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिए। डायरी किसे कहते हैं बच्चों, डायरी क्या है, देखिए डायरी पत्र से भी अधिक निजी रहस्यों का उद्घाटन करती है, और भी निजी। देखो पत्र में तो लिखते हैं जो लिखते हैं, अगर डायरी कोई मेंटेन करता है तो उसमें और भी निजी उद्घाटन चीजें लिखी जाती हैं। और डायरी लेखक अपनी शक्ति, दुर्बलता, क्रिया, प्रतिक्रिया, संपर्क, संबंध, शत्रुता, मित्रता आदि का लेखा जोखा, ध्यान रखना इसमें शक्ति, दुर्बलता, क्रिया, प्रतिक्रिया, संपर्क, संबंध, शत्रुता, मित्रता आदि का लेखा जोखा तथा विश्लेषण भी करता है, और स्वतंत्र रूप से भी लिखी जा सकती है। कहानी, उपन्यास अथवा यात्रा वृत्तांत के रूप में भी इसे लिखते हैं। ध्यान रखना डायरी क्या होता है, समझ में आ गया। हिंदी की प्रथम डायरी का नाम, हिंदी की प्रथम डायरी थी मेरी कॉलेज की डायरी, मेरी कॉलेज की डायरी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने इसको लिखा था। बच्चों देख लीजिए कहानी और उपन्यास में अंतर, मैं पहले भी इसको बता चुका हूं और अभी बता रहा हूं आपको, देख लीजिए यहां पर कहानी एवं आपका कहानी उपन्यास में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, पहले बता चुका हूं, अब भी देख लीजिए। कहानी में जीवन का संक्षिप्त चित्रण किया जाता है, कहानी जो होती है इसमें जीवन का संक्षिप्त मतलब छोटा चित्रण किया जाता है, जबकि उपन्यास में जीवन और जगत का विस्तृत यानी बड़ा वर्णन किया जाता है। कहानी में जीवन की एक घटना का एक भाग चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। कहानी का आकार छोटा होता है, सब जानते हैं कहानी का जो आकार होता है वो छोटा होता है, जबकि उपन्यास का जो आकार होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। कहानी फूलों से सजा एक गुलदस्ता है, जबकि उपन्यास एक उद्यान व बगीचा है, यानी बहुत बड़ा होता है। इसलिए बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, उसने कहा, ये आपके क्या हैं, कहानियाँ हैं, जबकि देवदास, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, साकेत ये बड़े बड़े आपके क्या हैं, उपन्यास हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद रखना, कहानी और उपन्यास में अंतर, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। शुक्ल युगीन निबंधों की विशेषताएं बताइए। शुक्ल युगीन देख लीजिए, शुक्ल युगीन को निबंध का स्वर्णकाल कहा जाता है बच्चों, और यह शुक्ल युगीन सम्राट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, जो कि शुक्ल काल के इनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को सम्राट कहा जाता है। शुक्ल युगीन निबंधों की विशेषताएं, शुक्ल युग की निबंधों की विशेषताएं देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, विचारात्मक निबंध, शुक्ल काल में विचारात्मक उदांत भाव प्रधान निबंध लिखे गए, और विविध विषय का मतलब है इस युग के निबंधकारों से कोई विषय नहीं छूटा है, इन्होंने समाज के हर विषय पर निबंध लिखे हैं, यानी शुक्लकालीन युग के जो भी कवि थे इन्होंने समाज के हर विषय पर निबंध लिखे हैं। विभिन्न शैलियों का प्रयोग, इस काल के निबंधों में भांति भांति की शैलियों का प्रयोग किया है, जैसे प्रौढ़, गंभीर, प्रसाद, आगमन, निगमन, सभी पर आपका विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया गया। विषय वस्तु की यदि बात करूं तो शुक्ल युगीन निबंधों में नई नई प्रकार की विषय वस्तु देखने को मिलती है, शुक्ल युगीन निबंधों में नई नई प्रकार की वस्तु। तो बच्चों ये मैंने जितने भी टॉपिक बताए हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन आना है, श्योर आना है क्वेश्चन, ध्यान रखें विशेषकर आप लोग 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। डायरी बताया, गद्य काव्य याद रखना, आगे जैसे मैंने आपको और भी बताया, पत्र साहित्य ध्यान रखें, लघु कथा, इससे पहले साक्षात्कार, रिपोर्टाज, इससे पहले मैंने आपको और यात्रा वृत्तांत, आपका बच्चों संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मकथा, इतने सारे टॉपिक मैंने आपको क्लियर किए हैं, इसको आप लोग देना। आगे मैं आपको और आईएमपी क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं। देखिए समाचार क्या है बच्चों, समाचार क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ऐसी ताजी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर क्या पड़ रहा हो, प्रभाव पड़ रहा हो, उसे हम लोग समाचार, सब लोग जानते हैं समाचार, इसको तो कभी गलत करके नहीं आएंगे। तो ऐसी ताजी जो घटना होती है, समस्या की रिपोर्ट जिसमें अधिक से अधिक
लोगों की रुचि होती है जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव होता है, उसे हम लोग समाचार कहते हैं। समाचार वह है जो पाठक को प्रेरित व उत्तेजित कर दे, और किसी घटना की रिपोर्ट समाचार कहलाती है। किसी घटना की रिपोर्ट क्या कहलाती है? समाचार कहलाती है। समाचार के तत्व क्या क्या होते हैं? देखिए, समाचार के जो तत्व होते हैं, नवीनता, प्रभाव, निकटता, जनरुचि, टकराव, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीति ढांचा, ये सभी आपके क्या होते हैं बच्चों? समाचार के तत्व होते हैं। संपादन क्या होता है बच्चों? संपादन देख लीजिए, किसी लिखित सामग्री के त्रुटि रहित कर शुद्ध करें उसे और पढ़ने के लिए प्रस्तुत करना। वही संपादक संवाददाताओं तथा रिपोर्टरों द्वारा प्राप्त लिखित सामग्री को ही क्या करना? त्रुटि रहित, मतलब गलती हटा देना, कर शुद्ध कर देना उसको, उन्हें पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत युक्त बनाना। संपादक महत्वहीन या अनावश्यक बातों का परित्याग कर महत्वपूर्ण बातों का आगे ले जाते हैं। सीधी सी बात है, कोई भी सामग्री है उसको गलती हटा देना है उसको, और संवाददाताओं या रिपोर्टरों के द्वारा प्राप्त लिखित, जो भी लिखित होना चाहिए सामग्री को गलती सुधारने के बाद पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करना, और संपादक महत्वहीन या अनावश्यक बातों का परित्याग कर उसे महत्वपूर्ण बातों का आगे ले जाते हैं, उसे संपादन कहते हैं। समाचार लेखन की शैली का प्रकाश डालिए। आप ये भी देख सकते हैं, समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली है, ध्यान रखना आप लोग। कौन शैली है? उल्टा पिरामिड शैली, इसको ध्यान रख सकते हैं। डेडलाइन क्या होता है? इसको भी देख लीजिए बच्चों, कई बार बन सकता है। डेडलाइन क्या होता है? तो कोई भी समाचार पत्र जिसे अवधि के बाद छपता है, भाई अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। समझ में आया ना? जिस अवधि के बाद छपे, पहले अवधि निकल गई और उसके बाद अगर छप रहा है तो वही डेडलाइन है, ठीक है ना? ये आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि समाचार हर 24 घंटे बाद छपते हैं, और अखबारों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। इसके बाद पश्चात खबर बेकार हो जाती है। 24 घंटे के बाद यदि कोई खबर छपे अखबार में तो वो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। विशेष लेखन से क्या है? विशेष लेखन क्या होता है देख लीजिए, सामान्य लेखन से हटकर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप डेस्क देख लीजिए, डेस्क क्या होता है? समाचार पत्र, टीवी और रेडियो के लिए किए जाने वाले विशेष लेखन के लिए एक अलग स्थान होता है, उसे डेस्क कहते हैं, और एक किसी खास विषय के विशेषज्ञ मिल बैठकर विशेष विषय का लेखन करते हैं, उसे हम लोग डेस्क के नाम से जानते हैं, ठीक है बच्चों। और व्यापार की भाषा के विशेष शब्दावली है, इनको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट देख लीजिए, इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? आपकी बारी सिलेबस में है, इसलिए बता रहा हूँ इंटरनेट क्या, पत्रकारिता क्या। पत्रकारिता के अंतर्गत जो जो कार्य किए जाते हैं वे सब इंटरनेट के माध्यम से किए जाते हैं। सही बात है, जो पत्रकारिता हो रही है वो आजकल इंटरनेट के माध्यम से हो रही है। इसी को इंटरनेट पत्रकारिता या ऑनलाइन पत्रकारिता या साइबर पत्रकारिता के वेब के पत्रकारिता आदि नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं भारत की कौन सी साइट नियमित रूप से अपडेट होती है, तो हिंदू टाइम्स ऑफ इंडिया, आउटलुक इंडियन एक्सप्रेस, एनडीटीवी, आज तक, निजी, ये जनरल चीज़ें हैं, इनको आप लोग देख सकते हैं, समाचार से रिलेटेड है। तकनीकी शब्द है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग आराम से, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण काम आने वाले हैं, ठीक है। ये तकनीकी शब्द है, इनको थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ओटी में इनसे क्वेश्चन बनेगा, और कुछ तो ज़्यादा है नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए, ये वाणिज्य तकनीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। आगे आईएमपी क्वेश्चन और देखिए आप लोग। देखिए बच्चों, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन और देखिए। छंद किसे कहते हैं? आपको पता है कि छंद आना ही आना एग्जाम में, देख लीजिए आप लोग। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है, और छंद कविता की एक ऐसी इकाई है जिसके द्वारा कविता की लंबाई को नापा जाता है निर्धारित नियमों से। जैसे हम लोग किस किस से पहचान सकते हैं? पद या चरण, वर्ण, मात्रा, लघु और दीर्घ मात्रा, यति, ये सब आपके क्या है? अंग हैं छंद के, ध्यान रखें। यति, गति, लव, तुक, ये सब चीज़ क्या होती है? एक छंद में आपकी सब चीज़ें अंग आते हैं, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें, छंद में मात्राएं होती हैं, छंद में ये आपकी क्या है? मात्राएं हैं, ध्यान रखें, इनको गिना जाता है, इनको लघु कहते हैं इस मात्रा को, और इसको किस नाम से जानता है? गुरु के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखें। इस प्रकार से आपने देखा होगा और नहीं देख सकते। छंद के दो प्रकार होते हैं बच्चों, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, दोनों का नाम याद रखें। मात्रिक छंद क्या होता है? मात्राओं की संख्या की गणना अगर करते हैं तो उसे हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं, सिंपल सी बात है। और वर्णिक छंद क्या होता है? इसमें वर्णों की गणना होती है, उसे हम लोग वर्णिक छंद कहते हैं। छंदों में प्रथम तृतीय चरण को विषम, ध्यान रखें, प्रथम व तीसरा जो चरण होता है ना, उसे विषम चरण कहते हैं, और द्वितीय व चौथा जो चरण होता है उसको सम चरण कहते हैं। ये सिंपल सी बातें, ये जनरली सब लोग जानते हैं। और अच्छी प्रकार से अगर समझ में आ रहा हो, देखो मात्राओं की संख्या ज्ञात कर लें तो उसको मात्रिक छंद, वर्णों की संख्या ज्ञात कर लें तो वर्णिक छंद। छंदों में पहला और तीसरा जो चरण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? विषम चरण, और जो दूसरा और चौथा होगा उसे सम चरण के नाम से जानते हैं। देखो मात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं देख सकते हैं आप लोग। मात्रिक छंद आपका दोहा, चौपाई, सोठा होता है, ठीक है ना। दोहा, चौपाई और सोठा ये मात्रिक छंद होते हैं। चौपाई छंद
देखिए आप लोग, चौपाई जो छंद होता है यह एक सम मात्रिक छंद होता है। सम यानी इसमें चरण आपके कितने होते हैं, 2 या 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में विशेष याद रखना आप लोग, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16-16। और इसे छंद के अंत में 2 गुरु होते हैं। क्या होते हैं, 2 गुरु होते हैं। ठीक है ना, ये विशेष याद रखना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं, उदाहरण के तौर पर, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय जय महेश मुखचंद्र चकोरी। अगर हम इसकी जो है चौपाई देख सकते हैं, इसकी अक्षर गिन सकते हैं। इसको हम लोग मात्रिक छंद है इसलिए मात्रा गिन सकते हैं हम लोग। इसमें मात्रा कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है ना, इस प्रकार से हम लोग 16 मात्राएं हैं। ठीक है, इसके बाद फिर देख लीजिए, जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेव लोक उजागर। इसको भी हम लोग मात्राएं गिन सकते हो, गिन के भी मैंने बताई रखी हैं। ठीक है ना, इसको आप लोग देख लेना। दोहा भी देख लीजिए, यह भी एक सम मात्रिक छंद होता है। इसके विषम चरण में 13-13 एवं सम चरण में आपकी 11-11 मात्राएं होती है। जरूर याद रखना कि ओटी में पूछ लिया जाता है, बताइए दोहा में कितनी आपकी विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। ध्यान रखना, 13-13, और सम में कितनी होती है, 11 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। ठीक है ना, ये आपका दोहा का क्या है, उदाहरण है। सोठा की बात कर लेते हैं बच्चों। यह एक आपका क्या होता है, सम मात्रिक छंद होता है। सोठा क्या है, एक सम मात्रिक छंद है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसमें दोहे का प्रथम व द्वितीय चरण और तृतीय व चतुर्थ चरण बदल दिए जाते हैं, अर्थात ये दोहा छंद का विपरीत होता है। किसका, दोहा छंद का विपरीत होता है। एग्जाम्पल पे अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए उदाहरण के तौर पर, जो सुमरत सिद्ध होए गणनायक करबर बदान, करऊ अनुग्रह सोए बुद्धि रास शुभ गुण सदन। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ। वर्णिक छंद कौन कौन से होते हैं जो हमारे सिलेबस में, कवित्व और सवैया, जो कि हमारे सिलेबस में 2022 के बाद। कवित्व और सवैया को देख सकते हैं। कवित्व छंद जो होता है ये एक वर्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 16 और 15 के विराम से 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण इसमें होते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करूं, कूलन में कील में, कछारन से कुंजन में, कैरन से कलन कलीन किलंकत है, कै पद्माकर परागण में, पौन पे पातन पे पिक में पलासन पंगत है। तो ये आपका कवित्व छंद का उदाहरण है। सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से करहना, करना पड़े जो आत्म त्याग अनुराग वस्तु, तुम रहस निज भाग की सराहना। कवित्व छंद के मनहरण और घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। ध्यान रखना, कवित्व छंद होता है, इसको मनहरण और घनाक्षरी छंद के नाम से भी जाना जाता है। देखो सवैया छंद को भी देख लीजिए, यह भी एक वर्णिक छंद है। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, मतगैन, दुर्मिल, मंदिर, चकोर और क्री। ये ध्यान रखें, इसके आपके कई प्रकार होते हैं, ये ध्यान रखते हैं आप। इसमें 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं, ये जरूर आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मतगेंद्र सवैया देख सकते हैं बच्चों। मतगेंद्र जो सवैया होता है, इसको आप लोग समझिए। मैंने आपको जो सिलेबस से रिलेटेड है पूरा छंद बता दिया। अब इसमें से आपको आना ही आना है, अब श्योर है। अगर इतना भी नहीं कर पाते हो तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। इस वर्णिक छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में 23 वर्ण होते हैं। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। मतगेंद्र को मालती सवैया के नाम से भी जाना जाता है। धूर भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगनापक, पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। वह छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, काक के भाग बड़े सजनी हर, हाथ सो ले गए माखन रोटी। ये आपका इसका उदाहरण है। दुर्मिल सवैया देख लीजिए। इस वर्णिक छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, ध्यान रखें, इसमें 24 वर्ण होते हैं। और इस छंद को चंद्रकला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्मिल सवैया को आपका चंद्रकला के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। अवदेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद के, भूपत लय से, अवलोक हो सोच विमोचन को, ठनसी रही जे न ठगे दिख से, तुलसी कन रंजन अंजन नयन सुकंजन जातक से, सजनी ससर शमशील उभय नत नील सरोवर से बिकसे। ये इसका एग्जाम्पल है। तो बच्चों ये छंद है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कवित्व और सवैया विशेष है, और इसके अलावा दोहा, चौपाई और सोठा जो कि आपके सिलेबस में है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखें। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग आगे और बाकी IMP क्वेश्चनों की ओर।